गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह का 5वां अध्याय गलता लोहा, जो कि शेखर जोशी के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। शेखर जोशी के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूं। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है। ये इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद, ये इनके द्वारा रचित शब्द चित्रों का संग्रह है। इनको साहित्य के क्षेत्र में पहल सम्मान की प्राप्ति हुई है। हम बात करते हैं इनकी साहित्य जगत की, जिसमें पिछली सदी का 6वां दशक यानी 1960 वाला दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतरकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आकर के खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया था हमारे यहाँ पर नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व और चित्रण करते हुए हमें दिखाई देती है। समाज का जो मेहनतकश वर्ग था और जो सुविधाहीन वर्ग था, वो उनकी कहानियों में स्थान प्राप्त करता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं यानी अनेक प्रकार की विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने से उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज का जो आज वर्तमान में आप देख रहे हो जातिगत विभाजन हो रहा है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में, उस जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा है और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक रूप में अर्थ की गंभीरता उतनी ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बिल्कुल बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि और निषेधों को ताक में रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब हम बात करते हैं कहानी के सारांश के बारे में। यहाँ पर घटनाक्रम को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है ये मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। सबसे पहले मोहन का धनराम के पास जाना। जैसा कि कहानी में बताया गया है
कि मोहन के पिता बंशीधर जी पुरोहिताई करते थे। पुरोहिताई यानी पंडिताई, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, रुद्री पाठ करना। परंतु अत्यधिक वृद्ध हो जाने से उनके शरीर ने अब साथ देना छोड़ दिया था। अब वे कठिन श्रम और व्रत उपवास भी नहीं कर पाते थे। अपने पिता की स्थिति को समझकर और उनके द्वारा कहे गए कथन का आशय निकालकर मोहन खेती का कुछ काम करने की लालसा से जो उपकरण था हंसुआ, उस हंसुए की धार लगाने के लिए अपने सहपाठी रह चुके धनराम लोहार के पास जाता है। अब वहाँ पहुँच कर के अगला चरण क्या है? स्कूली जीवन की बातें। मोहन धनराम के पास जाकर एक खाली कनस्तर यानी लोहे का डब्बा, पीपा, उस पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के शिक्षक मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे दोनों हंसते हुए पिछली बातों को याद करने लगे और शिक्षक त्रिलोक सिंह द्वारा मोहन से प्यार करना, उसे मॉनिटर बनाना, धनराम का गणित में कमज़ोर होना तथा मास्टर जी की पिटाई खाना आदि बातें वो करने लगे। अगला चरण धनराम के लोहार बनने की कहानी है कि धनराम लोहार किस तरह से बना। धनराम गणित में कमज़ोर था। एक दिन मास्टर त्रिलोक सिंह ने 13 का पहाड़ा याद न करने से धनराम से कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह अध्यापक के द्वारा किया गया कथन था, जो कि जातिगत आधार पर एक तरह से व्यंग्य कहा जा सकता है। ये कहकर उन्होंने धनराम को 5-6 दरातियाँ धार लगाने को दी। उस दिन से धनराम अपने पिता गंगाराम के साथ लोहारगिरी का काम सीखने लग गया। काम सीखने के बाद उसी दिन से धनराम अपने पिता गंगाराम के साथ लोहारगिरी का काम सीखने लग गया। काम सीखने के बाद पिता के निधन हो जाने पर वो उनकी जगह बैठ गया और लोहार का धंधा करने लगा। अगला चरण आता है कहानी का मोहन का संघर्षमय जीवन। प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद मोहन का संघर्ष भरा जीवन प्रारंभ हुआ। छात्रवृत्ति मिल जाने से उत्साहित होकर वो पढ़ने के लिए गांव से रोजाना 4-5 मील दूर जाता था। स्कूल जाने के लिए उसे नदी से गुजरना पड़ता था। एक बार जब नदी पार कर रहा था तो एकाएक नदी में पानी चढ़ आया। जैसे तैसे वह घर पहुंचा, परंतु पिता ने उस दिन से उसे स्कूल पढ़ने नहीं भेजा। अगला चरण आता है मोहन पढ़ाई के लिए रमेश के साथ लखनऊ जाता है। तो मोहन का लखनऊ जाना कैसा रहा? उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया हुआ था। वृद्ध पिता ने उसके सामने मोहन की पढ़ाई को लेकर चिंता प्रकट की और रमेश की सहानुभूति देखकर मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दिया। रमेश ने लखनऊ ले जाकर उसे अपने घर पर ही रख लिया और उसे स्कूल भेजने के साथ ही घर का काम नौकर की तरह करवाने लगा। इस विपरीत परिस्थिति से भी मोहन ने समझौता कर लिया और 8वीं पास कर ली। तब रमेश के द्वारा उसे तकनीकी शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, उसे तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता है और वह बेरोजगार बन जाता है। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। 1.5-2 साल बाद वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अर्थात नौकरी की तलाश में फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा, लेकिन स्थिति उसके विपरीत ही रही। वह घर लौट आया तो वास्तविकता का पता चलने पर उसके पिता को बड़ा दुख हुआ। अब मोहन वापस इससे लौटता है और धनराम के ऑफर पर बैठा हुआ बात करता है और मोहन द्वारा लोहे को अचानक से क्रिया करते हुए गोल मोड़ दिया जाता है। मोहन और धनराम स्कूल की बातें याद करते करते कहीं खो गए थे। गांव की परंपरा के अनुसार
ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के साथ नहीं बैठते थे, लेकिन मोहन ने गांव की परंपरा के विपरीत आचरण किया और जातिगत भेद न करते हुए वह धनराम के पास बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगा। उस समय धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई देने का प्रयास कर रहा था, परंतु उससे ठीक गोलाई नहीं बैठ रही थी। तब मोहन ने अपने द्वारा प्राप्त की गई तकनीकी शिक्षा के आधार पर बड़ी कुशलता से उसे गोलाई का रूप दे दिया, उसे गोल बना दिया। मोहन फिर अपने द्वारा किए गए कार्य को देखने लगा और संतुष्टि प्राप्त करने लगा। मोहन की कार्य कुशलता और फुर्ती को देखकर धनराम को आश्चर्य हुआ। धनराम को हैरानी इस बात से हुई कि एक ब्राह्मण के बेटे ने लोहार का काम करना कैसे सीख लिया, परंतु मोहन संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक और प्रशंसा का भाव दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से कहानी में मोहन और धनराम की मित्रता के माध्यम से जातिगत विषमता के भाव के ऊपर व्यंग्य किया गया है। धन्यवाद।